आदाब, मैं डॉक्टर हशमत हवीद आपका खैर मकदम करता हूँ हमारे आज के लेक्चर में। और हमारा आज का उन्वान होने वाला है एंथ्रोपोलॉजी एंड रिसर्च मेथड्स, और जिसमें हम एंथ्रोपोलॉजी और उसके साथ साथ जितने भी हमारे रिसर्च मेथड्स हैं उनके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशंस क्या है। उसके बाद हम इस एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप के बारे में, इसकी तारीफ के बारे में, और उसके बाद इसके फिर सिग्निफिकेंस के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये डेफिनेशंस के साथ, इसके बशरियात, इल्म बशरियात के साथ, और साथ साथ में हमारे जो सिग्निफिकेंस के साथ हम क्या कहते हैं स्कोप के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब हम एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जिसको इल्म बशरियात के नाम से पहचानते हैं, यहाँ पे हम इंसान के बेसिकली इस वजूद को समझने की कोशिश करते हैं, उसके होने की उस तारीफ को समझने की कोशिश करते हैं। और अगर हम इसको और ज्यादा डिफाइन करने की कोशिश करें, एंथ्रोपोलॉजी दो लफ्जों से बना हुआ है, एक जिसको हम एंथ्रोस से मानते हैं और दूसरा लॉजी के नाम से। एंथ्रोस जो कि ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जहां पे हम इसको इंसानों के साथ वाबस्ता रखते हैं, ह्यूमंस के साथ वाबस्ता रखते हैं, और लॉजी जो कि साइंस है। और दोनों चीजों को जब हम साथ में मिलाते हैं तो दोनों चीजें ये साइंस ऑफ ह्यूमंस बन जाता है, ये इंसान का एक साइंस बन जाता है, जहां पे हम इंसान के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि इंसान के बहुत सारे अलग अलग तारीफें होती हैं, इंसान के बहुत सारे अलग अलग वजूहात होते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी एक हिस्सा है, हमारा वजूद एक हिस्सा है, हमारा फिजिकल बीइंग एक हिस्सा है। इसी तरीके से हमारे बोलने का एक तरीका अलग है, हम लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं, हमारी बॉडी के कुछ अलग पार्ट्स हैं और उनसे मिले हुए एक इंसान बनते हैं। तो ये सारी चीजों को जब हम सारे एक ही अंडर एक हम पूरे एक ही गिलाफ के अंदर जब हम पढ़ते हैं, उसको हम बेसिकली इल्म बशरियात या एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो चूंकि एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत बड़ा डोमेन है, एंथ्रोपोलॉजी इतना बड़ा डोमेन है बिकॉज इंसान जहां पे भी है वहां पे हम इंसानों को पढ़ते हैं। इस एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश करें, इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म में सामने लेके आए, वो हम इसलिए नहीं कर पाते हैं बिकॉज यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी में हम बहुत ही अलग अलग तरीके से इंसान को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इस इंसान का वजूद है, इस इंसान का फिजिकल बीइंग है, तो वो हम एक हिस्से में पढ़ते हैं। हमारे पास इंसान का एक कल्चर है, उसके जीने के तरीके हैं, वो हम सोसाइटी में अलग पढ़ते हैं। हमारे पास इसके बोलने के तरीके अलग हैं, लैंग्वेज अलग है, वो हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। और साथ में ही हमारा एक अतीत है, हमारा एक पास्ट है, उसको समझने के लिए कि हम इंसान डिफरेंट क्यों हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, ये चीज समझने के लिए एक और डोमेन है। तो इसीलिए हमारे जो माहिरात हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, बशरियात के जो माहिरान हैं, वो लोगों ने इस एंथ्रोपोलॉजी को ब्रॉडर टर्म में रखने के लिए बहुत ही अलग अलग कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स दी है, लेकिन एक ही डिफिनीशन के अंडर नहीं कर पा रहे बिकॉज हर एक समय के साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी वजूद और बढ़ता जा रहा है, इसका जो वजूद है वो और इजाफे में आता जा रहा है। इसीलिए हमारे पास कोई ऐसी टूट या ठोस डेफिनेशन इस एंथ्रोपोलॉजी की नहीं है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि ये एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमनिस्टिक भी है, ये एंथ्रोपोलॉजी साइंटिफिक भी है। जितना साइंटिफिक है उससे ज्यादा ह्यूमनिस्टिक है, जितना ह्यूमनिस्टिक है उससे ज्यादा साइंटिफिक भी है। एक टर्म यहाँ पे हमने देखी है, वो है होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरीके से एक सब्जेक्ट से लेके दूसरे सब्जेक्ट के साथ वाबस्तगी रखता है। मैंने अभी बोला हम इंसान के हर एक चीज के बारे में बात करते हैं, हम इंसान के बात करने के तरीके से बात करते हैं, हम इंसान के वजूद के बारे में बात करते हैं, हम इंसान के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, हम इंसान के सेल्स के बारे में बात
बात करते हैं, हम इंसान की बोन्स के बारे में बात करते हैं, हम इंसान के इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, और जो भी चीज वाबस्ता है इस इंसान के साथ वो चीजें हम पढ़ लेते हैं इस एंथ्रोपोलॉजी में। और ये जो सब टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है, जिसको हम होलिस्टिक अप्रोच से नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये इसमें कुल चीजें पढ़ता है, हर एक चीज इस छतरी के नीचे आ जाती है, इस इंसान का हर एक चीज इस छतरी के अंदर पढ़ा जा सकता है। इसीलिए ये एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है, इसीलिए ये एक दूसरे डिसिप्लिन से, यहाँ पे हमारे पास एक वॉफ थे, उसने बोला है, उसने अपने डेफिनेशंस इस तरीके से हमें कोट की कि ये जो एंथ्रोपोलॉजी है ये बेसिकली खुद एक सब्जेक्ट मैटर नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट मैटर उतना नहीं है जितना ये बाकी सब्जेक्ट मैटर्स को बांधने में इस्तेमाल होता है। सो ये एक ऐसा ग्लू का काम करता है जो कि बाकी डोमेन्स हैं, जैसे हमारे पास सोशियोलॉजी है, हमारे पास ह्यूमन ज्योग्राफी है, हमारे पास ऑस्टियोलॉजी है, हमारे पास जेनेटिक्स है, हमारे पास डीएनए टेक्नोलॉजी है, हमारे पास फिंगरप्रिंटिंग है, बहुत सारे अलग अलग ऐसे वाबस्ते हैं, ऐसे डोमेन्स हैं जो हम अलग अलग तरीके से तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एंथ्रोपोलॉजी उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है जहां पे हम इंसान के बारे में जो चीजें हैं वो हर एक चीज को इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन के हिसाब से सामने रख सकते हैं। इसीलिए इस एंथ्रोपोलॉजी को हम होलिस्टिक साइंस के नाम से भी जानते हैं। और होलिस्टिक साइंस बेसिकली दर्शाता यही है कि हाँ, हम इस इंसान के हर एक चीज के बारे में बात कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको होलिस्टिक या इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो कि कहलाता है कंपैरेटिव साइंस। हम इसको कंपैरेटिव साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इस एंथ्रोपोलॉजी में बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर करके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इंसान के अतीत के बारे में बात करता हूं, इंसान के एंशिएंट पास्ट के बारे में बात करता हूं, उसके लिए एक अलग भी सब्जेक्ट है जिसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं, या उसके लिए एक अलग सब्जेक्ट है जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। तो दो चीजों को जब हम एंथ्रोपोलॉजी में लाते हैं तो ये एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन बनता है। हम कंपैरेटिव स्टडीज करते हैं, हम इसका भी और इस दोनों चीजों का आपस में जोड़ करके देखते हैं क्या चीजें इसमें डिफरेंसेस हैं, क्या चीजें इसमें समान है, इसमें भी देखने को मिलती है, इसमें भी देखने को मिलती है। तो इसीलिए ये एक कंपैरेटिव साइंस भी है, बिकॉज हम एक दूसरे सब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर भी करते रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो एंथ्रोपोलॉजी है, बिकॉज हम इंसान के बारे में बात करते हैं, तो हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक योगदान रहता है कि हम इंसानों को उनके ही जगहों पे पढ़ें, हम उन इंसानों को उसी हिसाब से, उसी सेटिंग्स में पढ़ें जिस हिसाब से वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जैसे जब हम साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, जोलॉजी में लैब्स में जाते हैं, वी हैव एक्सपेरिमेंट्स, वहां पे वो एक्सपेरिमेंट्स जब हम करते हैं वो तो हम लैब में करते हैं, वहां पे हम चीजों को जमा करके, या केमिस्ट्री में केमिकल्स को यहां से वहां मिला के लैब में वो साइंटिफिक तरीके से वो रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में हमारे लिए लैब अलग से कोई चीज नहीं होती है, हमारे लिए ये साइंटिफिक लैब वही एक सेटिंग है, वही एक जगह है, वही एक डोमेन है जहां पे ये लोग रह रहे हैं। अगर ये लोग अर्बन सिटीज में रह रहे हैं तो ये भी हमारे लिए लैब है, अगर ये लोग दूर कहीं जंगलों में रह रहे हैं ये भी हमारे लिए लैब है, अगर ये लोग नॉर्मल अर्बन कंटिन्यूम में रह चुके हैं, गाड़ियों में बैठ रहे, हम अगर इन्हीं के बारे में पढ़ रहे, तो जहां पे भी इंसान है वहां पे हम इस इल्म बशरियात, इस एंथ्रोपोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम बैकबोन ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी भी बता सकते हैं वो है फील्ड वर्क मेथड। फील्ड वर्क मेथड हमें ये दर्शाता है कि किस तरीके से हम अपने तरीकेकार इस्तेमाल करके फील्ड में जाके, उन एरियाज में जाके, उन स्टडी एरियाज में जाके इन लोगों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ साथ आपको ये इंट्रोडक्शन देता जाऊंगा कि किस हिसाब से ये एंथ्रोपोलॉजी हमने समझना है, किस हिसाब से हमें ये एंथ्रोपोलॉजी को भाप लेना है कि यार यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता जाऊं, हम कहीं पे जाके दिल्ली के एक गांव में जाने से हमें उस दिल्ली के उन गांव के उन लोगों को पढ़ना है, ये लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये लोग अपना खाना पीना कैसे कमा रहे हैं, ये लोग कौन से काम ज्यादा करते हैं, इनके लाइवलीहुड्स में क्या है, इनके सोशल कंस्ट्रक्ट्स में क्या है, इनकी फिजिकल बीइंग क्या है। असल में एंथ्रोपोलॉजी का जो वजूद था, जो हिस्ट्री थी,
वो इसी बात पे उठी थी कि आप हमें ये बताइए कि इंसान यहाँ पे अलग क्यों है, वहां पे अलग क्यों है, यहाँ पे वेरिएशंस क्यों ज्यादा देखने को मिलती है, वहां पे वेरिएशंस कम क्यों देखने को मिलती है। इसी तरीके से इस इंसान का अतीत क्या है, इस इंसान का पास्ट क्या है, ये इंसान कब से इस दुनिया पे बैठा है, ये इंसान कहां से आया और ये कैसे अपने आप को इस तरीके से अडॉप्ट कर रहा है, किस हिसाब से अपने आप को इस सोसाइटी में अडॉप्ट कर रहा है, इसने किस हिसाब ने अपने वो समाज बनाया है, किस हिसाब से सोसाइटीज को बना रहे हैं। ये वो चीज है जो इंसानों के मन में उठा, ये सवाल जो उठे कि यार हम ओरिजिन कैसे हुआ, हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ, हमारा जो ये कल्चर है ये क्या है, क्या हम कल्चर की वजह से इस तरह के लोग हैं, क्या हमारी पर्सनैलिटी हमारे कल्चर की वजह से है। अगर मैं इंडिया का हूं तो क्या मेरा जो इंडियन का जो वो कल्चर है वो बिकॉज ऑफ इंडियन सोसाइटी है। अगर मैं फॉरेनर हूं, अगर मैं यूरोपियन हूं, क्या वहां पे जो मेरा बिहेवियर है, मेरा कल्चर है, उस एरिया में रहने से क्या ये ऐसा हुआ है। ये असल में दर्शाता ये है कि ये डिफरेंसेस क्यों देखने को मिलती है। वी कांट यूज द टर्म डिफरेंसेस इन दिस वे कि हाँ वो अच्छे हैं हम बुरे हैं, या हम बुरे हैं वो अच्छे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर हम दूर से ही देखने की कोशिश करें, कहीं पे आप देखोगे शलवार कमीज के साथ लोग चलते हैं, कहीं पे आप देखोगे वहां का कल्चर दूसरा है, कहीं पे लोग खाना नीचे बैठ के खाते हैं, कहीं पे लोग कुर्सियों पे बैठ के खाते हैं। तो ये कल्चर है, हाँ वो भी अच्छे हैं ये भी अच्छे हैं, लेकिन जो असल में समझने की कोशिश है, जो फिलॉसफी इसकी बैकग्राउंड में है, वो ये है कि कल्चर दोनों का अच्छा है। चाहे वो कुर्सी पे खा रहा है, चाहे वो नीचे खा रहा है, चाहे वो शलवार कमीज पहन रहा है या चाहे वो कुछ और पहन रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये लोग खराब है ये लोग अच्छा है। या कुछ लोग ट्राइबल्स में आप देखोगे उन लोगों का ड्रेसिंग पैटर्न डिफरेंट होता है, तो क्या वो खराब है? बिल्कुल भी नहीं। और एंथ्रोपोलॉजी में ये सवाल इस हिसाब से उठे कि यार हमने ये समझना है कि ये कल्चर्स डिफरेंट क्यों है, ये कल्चर्स यहाँ पे क्यों अलग है, यहाँ पे क्यों अलग है। अच्छा कल्चर तो ठीक है, ह्यूमन ओरिजिन अगर आप देखोगे, कुछ लोग बहुत लंबे कद के होते हैं, कुछ लोगों के बाल कर्ली होते हैं, कुछ लोगों के मस्कुलर स्ट्रक्चर्स मोटे होते हैं, और कुछ लोगों के मस्कुलर स्ट्रक्चर्स बहुत ही लीन होते हैं, कुछ लोगों के मस्कुलर स्ट्रक्चर्स बहुत ही छोटे होते हैं, कुछ लोग हाइट में कम रहते हैं, कुछ लोग बहुत ही फेयर रहते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग उर्दू बोलते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं बंगाली बोलते हैं, कुछ लोग एसमीज बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और जुबान बोलते हैं। तो ये है क्या, व्हाट इज द रीजन, वजह क्या है इन सब चीजों के। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फील्ड वर्क मेथड। और फील्ड वर्क मेथड होता क्या है, हम फील्ड में जाके, हम उन एरियाज में जाके, हमारी जो वो लैब है उस लैब में जाने से हम क्या करते हैं, हम उन लोगों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को वेरिएशन जानने की कोशिश करते हैं, हम लोगों के कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं, हम लोगों के अतीत को जानने की से पहचानने की कोशिश करते हैं। और एक टॉपिक है यहाँ पे, हम जब बात करते हैं ये एंथ्रोपोलॉजी अगर वजूद में आया तो क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, कौन से ये अपने साथ एक ऐसे बैकग्राउंड क्वेश्चंस लेके आए जो ये हमें दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार यहाँ पे ये एंथ्रोपोलॉजी के एम्स है, ये एंथ्रोपोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स है, वजह क्या है इस सब्जेक्ट का, बैकबोन क्या है इस कल्चर का, बैकबोन क्या है इस एंथ्रोपोलॉजिकल सब्जेक्ट का, वजह क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे हम इंसानों को इस हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक इंसान अपने हिसाब से अपनी जगह पे अच्छा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे मन में कभी कभार ऐसा क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि यार जो ट्राइबल्स हैं वो बहुत दूर रहते हैं हमसे, जिसकी वजह से शायद ही वो उतने अच्छे नहीं है। या हमारे पास ऐसा क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि मैं उर्दू बोलता हूं, मैं हिंदी बोलता हूं, या मैं मंदिर जाता हूं और वो लोग क्रिश्चियन होके या मुस्लिम्स होके या कुछ और होके किसी और जगह पे जाके, नहीं वो ज्यादा अच्छे हैं या हम ज्यादा अच्छे हैं। ये वो एक ऑब्जेक्टिव है जो हमने समझने की कोशिश करनी है कि यार यहाँ पे जो बेसिकली इंसान है, हाँ इसके पास वेरिएशंस बहुत सारे हैं, हाँ इसके बोलने के तरीके बहुत अलग हैं, हाँ इसके ओरिजिन्स में भी क्या कहते हैं इतनी क्लासिफिकेशंस डिफरेंट है। कहीं पे इसके बाल घुंघराले हैं, कहीं पे इसके बाल सिल्की हैं, कहीं इसकी स्किन जो फेयर है, कहीं पे इसकी स्किन वो जो डल है। ये
असल में इंसानों के उस नेचर के साथ जो कम्युनिकेशंस हैं, कनेक्शंस हैं, एनवायरनमेंट्स हैं, उनके साथ रहने की वजह से जो ये छोटी-छोटी चेंजेस आ चुकी हैं, जो कि इतनी क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम देख रहे हैं, वहां पे हमने ये समझना है कि दोनों चीजें सेम है। वी शुड बेसिकली टेक दिस पॉइंट इन ए वे, यार ये कल्चरल रिलेटिविज्म एक ऐसा कंसेप्ट है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि अगर मैं कहीं से भी हूं, इसके अपोजिट में एक और टर्म आती है जिसको हम इथनोसेंट्रिसिज्म बोलते हैं। ये इथनोसेंट्रिसिज्म या ये इथनोसेंट्रिक एटीट्यूड हमने जो है, ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से एक इस एंथ्रोपोलॉजी को डिग्रेड करता है। डिग्रेड किस हिसाब से करते हैं, अगर मैं ये समझ लूं, क्योंकि मेरा जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मकसद है वो लोगों को समझना है, वो लोगों को और ज्यादा अंडरस्टैंड करना है, और ज्यादा डिटेल तरीके से उसको समझना है। और जब मैं ये मन में चलूं कि यार मैं ऑलरेडी अच्छा हूं, मैं एक असल कैटेगरी से आता हूं, मैं अर्बन स्पेसेस से आता हूं, मैं एक मेट्रो सिटी में रहता हूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरा जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है, और जिस एरिया में मैं जा रहा हूं पढ़ने के लिए, या ये जो लोग हमारे साथ है, या जिन लोगों के साथ में रह चुका हूं या रह रहा हूं इस वक्त, ये उतने अच्छे नहीं है, इनका कल्चर उतना अच्छा नहीं है, इनके खाने पीने के तरीके उतने अच्छे नहीं है, तो आप इथनोसेंट्रिक अप्रोच के साथ जा रहे हो, जो कि बहुत ही अगेंस्ट जा रहा है एंथ्रोपोलॉजी के ऑब्जेक्टिव के साथ। बिकॉज हमारा मानना यही है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना यही है कि यार हम सभी सेम है, एक ही इंसान की प्रजाति है जिसको हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। लेकिन जो ये छोटी छोटी मेजर स्मॉल कंडीशंस हैं, जैसे हम अगर अपने हाथ को देखते हैं, हाथों में उंगलियां सारी सेम है, हम हाथ कहलाते हैं, सारी तो उंगलियां ही है ना, मेरे ही बॉडी के हिस्से हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास आप देखोगे इसमें कोई उंगली छोटी है, कोई उंगली लंबी है, कोई उंगली पतली है, कोई उंगली मोटी है। तो ये आप देख सकते हैं कि इंसान का नेचर का वजूद ही ऐसा है। आप पेड़ पौधे देखोगे, इतने किस्म के पेड़ पौधे, लेकिन पेड़ पौधे ही तो है ना, कोई इतना बड़ा हो जाता है, कोई इतना छोटा रह जाता है तो इंसान ही। तो ये कल्चरल रिलेटिविज्म इस तरीके से हमारे पास होना चाहिए कि हमें ये दर्शाना चाहिए कि यार हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट हर एक चीज को अच्छे हिसाब से ही देख रहे हैं, हमारे लिए सारे लोग सेम हैं, हमारे लिए सारे कल्चर सेम हैं, हमारे लिए सारे ओरिजिन सेम हैं। लेकिन अगर आपके मन में ये अप्रोच उठा, अगर आपके मन में ये सवाल उठा, नहीं यार मैं अच्छा हूं या वो अच्छा है, वो अच्छा है तो मैं खराब हूं, मेरा कल्चर अच्छा है उसका कल्चर अच्छा नहीं है, मैं जिन लोगों के साथ बैठ रहा हूं उनका खाने पीने का तरीका अच्छा नहीं है, मैं जिन लोगों के साथ बैठ रहा हूं इनका बैठने का तरीका नहीं अच्छा है, इनके क्या कहते हैं कपड़े पहनने का तरीका अच्छा नहीं है। तो ये बेसिकली आप एक इथनोसेंट्रिक अप्रोच के साथ आगे लेके जा रहे हैं। इन सब चीजों को हमने, इन थ्योरीज को हमने और डिटेल के साथ, और ही ज्यादा क्या कहते हैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ, एक्सप्लेनेशंस के साथ पढ़ना है। आते वक्त में हम जो हमारे नए लेक्चर्स होंगे वो हम आगे करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक डिबेट चल रहा है जो कि एंथ्रोपोलॉजी के यहाँ पे चल रहा है, उसमें उसका नाम रखा गया है नेचर डिबेट। असल में जब हम ह्यूमन वेरिएशंस की बात करते हैं, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं कि इंसान एक जगह पे घुंघराले बाल लेके, लंबा कद लेके, मस्कुलर स्ट्रक्चर लेके, और दूसरी जगह पे आप देखोगे उसकी बॉडी पार्ट्स थोड़े लंबे हैं, थोड़े छोटे हैं, या आप अगर आर्कटिक ओशंस की तरफ जाओगे या कोल्ड क्लाइमेट्स की तरफ जाओगे, कोल्ड क्लाइमेट्स में आप देखोगे इंसान का एक बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट तरीके से होता है, जहां पे हम आगे जाके एलन्स रूल, बर्गमन्स रूल पढ़ेंगे, क्योंकि किस तरीके से ये जो एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस एक इंसान की बॉडी पे आ रहा है, उसकी वजह से उसका जो वजूद है वो थोड़ा बहुत एडेप्टेबल हो जाता है उस एनवायरनमेंट के साथ। तो ये असल में ये एक ऐसा डिबेट है, ये एक ऐसा डिस्कशन है जहां पे आजकल भी डिबेट्स चल रहे हैं कि हमें बताइए जो ये कल्चर इंसान का है, जिस कल्चर के साथ ये इंसान क्या कहते हैं चल रहा है, जिस कल्चर के साथ ये आगे जा रहा है, क्या ये कल्चर का योगदान इसके एनवायरनमेंट का है? क्या ये नेचर इसको इस तरीके से पेश कर रहा है? हाँ, या ये इंसान का जो वजूद है उसी की वजह से इसका ये कल्चर ऐसा है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, एक मिसाल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर हमारे पास एक माँ के दो बेटे हो गए, जो ही ट्विंस हो गए, उनमें से हमने एक बच्चे को उसी टाइम उठा के किसी सैंड इलाके में, राजस्थान में, या लेट्स कीप इट किसी
थार डेजर्ट में लेके गए रहने के लिए, और दूसरे बच्चे को हमने क्या कहते हैं किसी कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए भेजा। और जब आप उनको 10 साल 20 साल के बाद देखोगे, दोनों बच्चे एक ही माँ के बेटे थे, लेकिन जब आप उन लोगों को, उन बच्चों को आपस में एक कंपैरेटिव स्टडी में लेके आओगे, उन दोनों को पढ़ने की कोशिश करोगे, हाँ जेनेटिकली वो कनेक्टेड है एक दूसरे के से, लेकिन फिनोटिपिकली आप देखोगे जो उसके उसके बाहर के जो उसके फिनोटिपिक्स हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होंगी। क्यों? बिकॉज वो जो बच्चा हमने डेजर्ट में रखा था रहने के लिए, उसकी परवरिश उसी हिसाब से होगी, उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से होगी, और जो बच्चा हमने कोल्ड क्लाइमेट्स में रखा था, वहां पे आप देखोगे उसकी परवरिश उसी हिसाब से होगी। तो उन दोनों में अंतर बहुत होगा, क्योंकि उसमें और इसमें उसके इन्वायरमेंट का डिफरेंस है। यहां पे इन्वायरमेंट डिफरेंट है, वहां पे इन्वायरमेंट डिफरेंट है, लेकिन जेनेटिकली वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। तो इसीलिए तीसरा आता है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, जो कि आपको के हमारा एक डोमेन सबसे इंपॉर्टेंट बढ़ता जा रहा है आजकल एंथ्रोपोलॉजी में, वो है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, या एक और जिसको हम प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हम अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, हमारे पास जो एकेडमिक्स हम पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पीएचडी किया, मैंने मास्टर्स किया, मैं ये एकेडमिक एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, एकेडमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। मैं इसको इल्मी हिसाब से पढ़ रहा हूँ, या मैं किसी जगह पे फील्ड वर्क करने के लिए गया, मैंने किसी पर्टिकुलर एरिया में इतना सारा रिसर्च किया, उन लोगों के बारे में सारा काम उठा के, मैं एग्जांपल देता जाऊंगा, मैंने फिशरमैन्स के ऊपर काम किया है, ठीक है ना, या बकरवाल्स के ऊपर काम किया है। तो फिशरमैन्स के साथ जब हम बात करते हैं, मैंने एकेडमिकली उनसे जो डेटा कलेक्ट किया, वो सारी चीजें जो मैंने कलेक्ट की, वो एज एन एकेडमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैंने सारी कलेक्ट की। लेकिन अब जाके जो मैंने उस टाइम वो जो कल्चर मैंने पढ़ा था, जो मैंने उस टाइम वो उनके पॉलिसीज को पढ़ा था, जो मैंने उनके इश्यूज को पढ़ा था, जो उनके लाइफ प्रॉब्लम्स थे, वो जो पढ़ा था, वो मैंने एकेडमिकली पढ़ा था। लेकिन जब मैं यही नॉलेज जो मैंने एकेडमिकली अपने पास लेके आया, वो नॉलेज में अब अप्लाई कर रहा हूँ, वो इस्तेमाल कर रहा हूँ किसी लोगों के बुनियादी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब हम फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, ये एक एकेडमिक एंथ्रोपोलॉजी में हम फॉरेंसिक समझते हैं, किस तरीके से हमारे पास जो डीएनएस होते हैं, उनमें भी अलग अलग किस्म के वीएनटीआरस होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग के उसमें हमारे पास अलग अलग हिस्से होते हैं, हमारे जो क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स को अलग अलग तरीके से समझने में रखे जाते हैं, जिसकी वजह से हर एक इंसान का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो अलग अलग बन जाता है। जिस तरीके से हमारे हाथों में फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, जिससे हम दर्शाते हैं कि नहीं ये फिंगरप्रिंट्स इस इंसान के हैं, वो फिंगरप्रिंट्स उस इंसान के, जो हम आजकल क्रिमिनोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, फॉरेंसिक साइंस में इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें बेसिकली, ये जो हमारे पास इल्म है, ये एकेडमिक एंथ्रोपोलॉजी में होता है, ये हम एकेडमिकली चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर जाके अब कहीं पे कोई इश्यू हुआ, कहीं पे कोई क्राइम हुआ, कहीं पे कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ, या कोई पैटर्निटी टेस्ट करना है, मम्मा पापा का टेस्ट करना है, जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर कोई इशू चल रहा है, वहां पे हम यही एकेडमिक नॉलेज अप्लाई करते हैं। बिकॉज मैंने ऑलरेडी सीखा है कि किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, किस तरीके से हम ये सारी चीजें, इससे हमें क्या फायदे हो सकते हैं, और जब वही नॉलेज में अप्लाई कर रहा हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तब जाके हम इसको अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसी को हम अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। और ये अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी आजकल आप देखोगे इसके बहुत सारे मिनी थीम्स बने हैं, जैसे किन एंथ्रोपोमेट्री हमारे पास एक चीज है जहां पे हमारे पास, या डिजाइन एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोमेट्री हमारे पास है। अगर मैं इस चेयर पे बैठा हूं, मुझे ये देखना है क्या ये एर्गोनॉमिक डिजाइन में है, क्या ये मेरी बॉडी के कंफर्टेबिलिटी के साथ डिजाइन हो रहे हैं। बिकॉज हम पहले ही फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपोमेट्री पढ़ते हैं। एंथ्रोपोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हम इंसानों को मेजर करते हैं। अगर मैंने ये शर्ट पहनी है, ये शर्ट फॉर एग्जांपल एल साइज की है, या ये एस साइज की है, ये एस साइज और एल साइज बना कैसे? ये इसलिए बना बिकॉज हम किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को, या एक बड़े से ग्रुप ऑफ पीपल्स को पहले सर्वे करते हैं कि एवरेज लोगों की हाइट कितनी है, एवरेज लोगों की लेंथ कितनी है, एवरेज लोगों की वेस्ट हाइट कितनी है, एवरेज लोगों की आर्म लेंथ कितनी है, तो कौन सा साइज, उसके हिसाब से फिर हम साइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप लोगों ने समझा होगा कि हमारे पास जो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, जैसे पूमा है, जैसे नाइकी है, जैसे एडिडास है, हर एक ब्रांड का अलग अलग साइज मैटर होता है। किसी में एल साइज में आप देखोगे, उसमें आप वेस्ट साइज 42 देखोगे, लेकिन अगर किसी और साइज में आप देखोगे, बिकॉज अलग अलग एरियो से आते हैं। कुछ लोग यूरोपियन ब्रांड्स बनते हैं,
कुछ लोग यहाँ से चाइना से ब्रांड्स बेचते हैं, कुछ लोग हमारे पास यूएस से आते हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, बिकॉज अलग अलग एरियो में अलग अलग लोगों के फिजिक्स हैं, उसी हिसाब से उनके डिजाइन किए जाते हैं, उसी हिसाब से उन लोगों को समझने की कोशिश की जाती है, और उसी हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, हम बेसिकली डिजाइन करते हैं। ये सारी चीजें हमें अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में इस्तेमाल में आती है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल एंड स्पेसिफिक नॉलेज। यूनिवर्सल एंड स्पेसिफिक नॉलेज बेसिकली हमें ये दर्शाने की कोशिश करता है, ये जो एंथ्रोपोलॉजी है, सबसे पहले हम इंटायर इंसान के बारे में बात करते हैं। यार पूरा कायनात में लोग रहते हैं, इनका ओरिजिन कहां से हुआ, यार ये लोग फिर ऑस्ट्रेलोपिथेसीन से लेके होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नीएंडरथैलेंसिस, डेनिसोवियंस होके फिर पूरी जो कायनात है, या पूरी जो ये कायनात तो नहीं बता सकते हम, ये बता सकते हैं कि जो दुनिया के लोग हैं, ये दुनियाई जो इस वर्ल्ड अर्थ पे बैठे हैं, इनका वजूद इस हिसाब से हुआ, इनका इवोल्यूशन इस हिसाब से हुआ, इनके कल्चरल इवोल्यूशन इस हिसाब से हुए। लेकिन अगर साथ में ही फिर हम किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में जाएंगे, हम एक पहले तो एक यूनिवर्सल व्यू पॉइंट देखते हैं, पहले तो हम पूरी एक नजर मारते हैं, पूरा एक नॉलेज सिस्टम क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता उन मेजर जनरल टर्म्स से लेके फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे चीजों पे आते हैं। उसके बाद हम फिर कल्चर को अलग से पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर इसके ओरिजिन्स को अलग से पढ़ेंगे, उसके बाद इसके जेनेटिक मेकअप्स को अलग से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके नेचर मैन कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके बिहेवियर को पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्या कनेक्शंस हैं इसके साथ, या क्या कम्युनिकेशंस के तरीके हैं। जैसे वहां पे इंग्लिश बोला जाता है, यहाँ पे मराठी बोली जाती है, यहाँ पे असमीज बोली जाती है, तो हर जगह पे आप देखोगे हर एक तरीके से हमारे पास अलग अलग किस्म के डेफिनेशंस या अलग अलग तरीके से नॉलेज एम्पावर होता है। ठीक है, उसके बाद अब जाके जब हम इसके क्या बोलते हैं स्कोप की बात करते हैं, जो इसका क्या बोलते हैं हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हम, ये स्कोप है हमारी एंथ्रोपोलॉजी का। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, जहां पे भी हमें इंसान मिलेंगे, इंसान तो दुनिया के हर एक कोने में बसे हैं, इंसान जहां पे है वहां पे हम एंथ्रोपोलॉजी लेके जा सकते हैं, उनको फायदा पहुंचा सकते हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं, उनके सोशल स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं, उनके फिजिकल बीइंग को। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डोमेन्स हैं जो कि अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो चीजें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब मैं अर्बन एंथ्रोपोलॉजी की बात करता हूं, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी को एज ए मेजर सब्जेक्ट, एज ए यूनिवर्सल सब्जेक्ट देखें, तो यहां पे हमने देखा कि इस छतरी के अंदर सब कुछ आ जाता है, हर एक चीज इंसान के बारे में हम पढ़ लेते हैं। लेकिन अब जाके चूंकि इसकी फिजिकल बीइंग अलग है, इसका वजूद अलग है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग है, इसका जो कल्चर है वो अलग एक हिस्सा है, इसका जो बोलने का तरीका है वो एक अलग हिस्सा है, इसका जो अतीत है वो अलग एक हिस्सा है, इसका जो देखने का पर्सपेक्टिव है वो एक अलग है। तो इसीलिए हमारे जो माहिरान है, जो हमारे पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उन लोगों ने बेसिकली क्या किया, एंथ्रोपोलॉजी को फिर से सब डिवाइड किया। एंथ्रोपोलॉजी को हमने छोटे छोटे 4 मेजर क्या बोलते हैं टॉपिक्स में या सब थीम्स में या सब डोमेन्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन, जिसको हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं, या कभी कभार कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसको हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा, जिसको हम क्या कहते हैं लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, जो हम लैंग्वेज कम्युनिकेशंस के बारे में बात करते हैं। और चौथा, जिसको हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। इनको हम चारों को और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, इनको हम समझेंगे कि क्या वजह है कि हमने चारों को अलग अलग किया, और इनके भी अपने थोड़े सब टॉपिक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पेलियो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, हम ऑस्टियोलॉजी अलग से पढ़ते हैं, हम डीएनए टेक्नोलॉजी अलग से पढ़ते हैं, हम जेनेटिक्स अलग से पढ़ते हैं, हम किन एंथ्रोपोमेट्री अलग से पढ़ते हैं। इसी तरीके से सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हम किनशिप्स पढ़ते हैं, हम सोसाइटीज को पढ़ते हैं, हम मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं, इसी तरीके से अर्बन एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं। ये बहुत सारे डोमेन्स ऐसे हैं जो कि सब डोमेन्स हैं किनके, जैसे सोशल एंथ्रोपोलॉजी के। कम्युनिकेशन में हम वर्बल कम्युनिकेशंस पढ़ते हैं, रिटन कम्युनिकेशंस पढ़ते हैं, या वो जो प्लेट्स बनाते थे हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसे बनाते थे, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्यों डिफरेंसेस आ रही हैं हमारे पास इस एरिया में, ये लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंसेस हैं। जब लोग आए थे
सबसे पहले तो वो कैसे बात करते थे, कौन सी वाली लैंग्वेज सबसे पुरानी है, कौन सी वाली लैंग्वेज ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल की जा सकती थी उन दिनों, क्या क्या हो सकता था, ये सारी चीजें हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। और चौथा जिसमें हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, आर्कियोलॉजी चूंकि एक अपना एक अलग डोमेन है, अपना एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। हमारे पास आर्कियोलॉजी में डायनासोर्स के बारे में भी बात होती है, हमारे पास पुराने वो क्या बोलते हैं टीरेक्स वगैरह, उनके बारे में बात होती है, बर्ड्स के बारे में बात होती है। आर्कियोबॉटनी हमारे पास अलग है, आर्कियोजोलॉजी हमारे पास अलग है। लेकिन जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं, क्योंकि इंसान के इर्द गिर्द ही ये सारा एंथ्रोपोलॉजी घूम रहा है, तो ये असल में ये एंथ्रोपोलॉजी हमें ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है, ये आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि यार जो हमारा पास्ट है, जो हमारा अतीत है, जो हमारे पुराने पूर्वज थे वो कैसे रहते थे, ये इंसान में वेरिएशंस कैसे आया, ये इंसानों के जो पहले कल्चर कैसा था, आज से 100 साल पहले, आज से 300 साल पहले, आज से अरबों साल पहले लोग कैसे थे, उनका कल्चर कैसा था। अगर लोग सबसे पहले अफ्रीका में आए, उनका कल्चर कैसा था। जो हमारे पास फॉसिल्स हैं, वो क्या सिविलाइजेशन लेके चल रहे थे। हमारे पास हरप्पन सिविलाइजेशन है, जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन में हमारे पास आप देखोगे जो वहां पे हमारे पास स्केलेटन्स मिले हैं, उस स्केलेटन्स में आप देखोगे उन जब जेनेटिक एनालिसिस की गई तो उस हरप्पन सिविलाइजेशन में देखी गई, वहां पे देखा गया कि जब हम एक पर्टिकुलर एरिया में देख रहे हैं तो वहां पे मेल्स के जो जेनेटिक मेकअप्स हैं वो डिफर कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो फीमेल्स वहां पे पड़ी हुई है, वो फीमेल्स के जो जेनेटिक्स जब देखे जा रहे हैं तो वहां पे देखा रहे हैं उनका कनेक्शन आपस में बन रहा है। इससे हम ये एनालॉग्स कर सकते हैं, ये लॉजिक्स लगा सकते हैं कि यार शायद उन दिनों जो शादी का पैटर्न था वो आज से डिफरेंट था, बिकॉज आजकल के जो शादी के पैटर्न ये पैट्रिलोकल्स है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मर्द लोग हैं वही दुल्हन लेके अपने घर आ जाते हैं। तो इसीलिए अगर हम एक गांव में रहते हैं तो हम अलग अलग एरियो से अलग अलग दुल्हनें इस एरिया में आती हैं। लेकिन उस टाइम हम ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि क्या इस टाइम शादी का तरीका डिफरेंट था, शायद लड़के ही लड़कियों के यहाँ आते थे, इसीलिए उन लड़कों का जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट है और ये लड़कियों का आपस में कनेक्टेड है। ये सारी चीजें हम एंथ्रोपोलॉजी को आपस में इंटरमीडिएट, जब हम इसको इंटरडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, जब हम कनेक्टेड तरीके से इसको देखते हैं, तब जाके हम इस इंसान के अतीत को समझने की कोशिश करते हैं। अब जाके स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास अर्बन एंथ्रोपोलॉजी एक है, जहां पे हम शहरी बशरियात भी इसको बोलते हैं, जहां पे हम अर्बन स्पेसेस को पढ़ते हैं। ये मैं असल में और ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। अर्बन एंथ्रोपोलॉजी में हम अगर देखेंगे, सबसे पहले जो बुनियाद उठी थी एंथ्रोपोलॉजी की, वहां पे ये एक वेव ऐसा उठा था कि हम वो जो लोग थे, वो जो यूरोपियंस थे, वो जो जिन लोगों ने स्टार्ट किया था, वो बोल रहे थे हम ऑलरेडी एक टॉप पे हैं और उस टॉप से लेके हम फिर अलग जो पेरिफेरल एरियाज में लोग रहते हैं, जो कि ट्राइबल्स हैं या पेरिफेरल एरियाज में लोग जो रहते हैं, वो लोगों का वो लोगों का बेसिकली अलग कल्चर है। तो हमने वो कल्चर बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ना है। तो एक ऐसा नोशन बना, एक ऐसा कंसेप्ट बना जहां पे हम बस ट्राइबल एरियाज को ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या हम रूरल एरियाज को ही ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन स्कोप जब हम एंथ्रोपोलॉजी का देखते हैं, ये हम अर्बन एंथ्रोपोलॉजी में भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम इंसान को और डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं, किस तरीके से ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज आपस में कनेक्टेड है, किस तरीके से ये वर्किंग कंडीशंस में चल रहे हैं, किस तरीके से ये एक बैकबोन बन जाता है इकोनॉमी का, किस तरीके से ये इंसान के एडाप्टेशंस को और इजाफे में लाती है, किस तरीके से ये फास्ट लाइफ इंसान का एक ऐसा स्टेज है जहां पे ये होके फिर पहले बार्बरिज्म से लेके स्वेजरी से लेके बार्बरिज्म से लेके आहिस्ता आहिस्ता फिर इंडस्ट्रियलिस्ट, किस तरीके से आगे आगे चलते जा रहे हैं। यहाँ पे हम इसको और डिटेल के साथ स्कोप में पढ़ने जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स। हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं एंथ्रोपोलॉजी में, जैसे मैंने बोला फील्ड वर्क मेथड हमारा एक बैकबोन मेथड है, जहां पे हम फील्ड में जाके लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं, जहां पे हम फील्ड में जाने से लोगों से वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जिससे हमें ये लगता है कि ये लिटरेचर में इजाफा करेगा। इससे हमें पता चलेगा, जैसे मैं एग्जांपल देता जा रहा हूँ, वहां पे हम कश्मीर की जब बात करते हैं तो वहां पे फिशिंग कम्युनिटी है, उनका क्या नजरिया है वो इस नेचर को देखने का, वो कैसे फिशिंग करते हैं, उनके क्या टेक्निक्स है, उनके क्या टूल्स है। अब जाके फिर उसी हिसाब से मैं यहाँ पे जाऊंगा, वेस्ट बंगाल में जाऊंगा, असम में जाऊंगा, वहां पे भी फिशिंग टेक्निक्स हो रही है। इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में फिशिंग हो रही है, इनलैंड
कन्फ्यूजन हो रही है, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि उनमें और इनमें क्या अंतर है, उनमें और इनमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या आपस में एक दूसरे के साथ इनकी कनेक्टेडनेस है। वो सारी चीजें हम बेसिकली एक तरीके से डिटेल तरीके से साइंटिफिक तरीके से वो डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो वहां पे उनके अपने टूल्स और टेक्निक्स होते हैं, उनके अपने केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हम अगर फिजियोलॉजी लैब में जाएंगे, हम अगर फार्मास्यूटिकल्स में जाएंगे, उनके अपने टूल्स और टेक्निक्स होते हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के। इसी तरीके के एंथ्रोपोलॉजी के पास भी अपने टूल्स और टेक्निक्स होते हैं, और वो टूल्स और टेक्निक्स एंथ्रोपोलॉजी के अपने हिसाब से हम फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास इंटरव्यू एक मेथड है, जहां पे हम लोगों के साथ बैठ के उनसे इंटरव्यू लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज अलग से होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज अलग से होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज अलग से होते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। मेलिनोस्की ने बेसिकली समझाने की कोशिश की कि यार ये जो एंथ्रोपोलॉजी है, जब उसने अपना ट्रॉबलैंड आइलैंडर्स पर जब उसने काम किया था, उस दौरान उसने हमें ये समझाया कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे इस एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है लोगों के साथ। अगर हम इंटरव्यू मेथड पे ही बैठेंगे, यार आप हमें बताइए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, आपका कितना क्या क्या प्रॉब्लम्स है, या आपके कल्चर के बारे में क्वेश्चंस पूछोगे, उनके सोसाइटी के बारे में पूछोगे, उनके काम करने के तरीके के बारे में पूछोगे, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो लोग आपको आइडियल सिचुएशन बता सके रादर देन रियल सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जंगल में रहता हूं और जंगल में मेरी जो रियल सिचुएशन ये है कि मैं वो जानवर भी मारता हूं जो कि गवर्नमेंट के इलीगल तरीके से बताए गए हैं। लेकिन अगर मैं अभी इंटरव्यू के सामने बैठा हूं और मैं उससे पूछ रहा हूं कि आप हमें बताइए आप कौन कौन से जानवर मारते हैं, तो वो समझेगा कि इट्स नॉट ए गुड थिंग टू टेल हिम, ये अच्छी बात नहीं है कि यार मैं इसको वो वाले जानवर के बारे में भी बताऊं। तो वो क्या करेंगे, वो आइडियल सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। वो आपको बताएंगे मैं इसको भी मारता हूं, इसको भी मारता हूं, उसको नहीं मारता हूं। लेकिन जब आप उनके साथ रह के, उनके पास बैठ के एक रैपो बिल्ड करेंगे, उनको अपने हिसाब से जमने की सोच करेंगे, एक इमिक और एथिक एप्टीट्यूड के साथ सामने जाएंगे, तब जाके आपके पास एक ऐसा इंफॉर्मेशन क्रिएट होगा जो कि आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो, जो कि आप इंटरव्यू मेथड से ज्यादा उतना नहीं कर सकते जितना आप ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, जितना आप खुद वहां पे बैठ के वो सारी चीजें कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास हम लोगों के बिजनेस मैनेजमेंट में भी काम आ सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक जगह पे जाके मुझे एक इंडस्ट्री खोलनी है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए जा रहा हूँ, मुझे किसी आइलैंड पे एक जूतों की इंडस्ट्री खोलनी है। अब जाके जब हम एंथ्रोपोलॉजी पहले पढ़े, उन लोगों के कल्चर को पहले पढ़े, उन लोगों के वजूद को पहले पढ़े, उन लोगों के लाइवलीहुड्स को पहले पढ़े, क्या वो जूता लगाते हैं, तो कौन सा वाला जूता उनके लिए अच्छा रहेगा, ये उनका जीने का तरीका क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटिनलीज है, सेंटिनलीज के पास अगर मैं जाऊं और बोलूं मैं जूते बेच रहा हूं आपके साथ, तो वो नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो जूता इस्तेमाल ही नहीं करते, उनका जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट है। इसी तरीके से अब जाके आप अर्बन स्पेसेस में आओगे, अर्बन स्पेसेस में आप क्या करोगे, आप एंथ्रोपोलॉजी से पहले पढ़ोगे कौन से वाले जूते की ज्यादा डिमांड पहले, कौन सा वाला जूता ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से बन सकता है, या आप एंथ्रोपोमेट्री या आप किन एंथ्रोपोमेट्री या डिजाइन एंथ्रोपोमेट्री को इस्तेमाल करके आप वो इस तरीके से जूते बनाओगे। जैसे आजकल हमारे पास सोल्स, वो जो रबराइज्ड सोल्स आते हैं, हमारे पास रनिंग शूज अलग आते हैं, हमारे पास वॉकिंग शूज अलग आते हैं, हमारे पास पीटी शूज अलग आते हैं, हमारे पास क्रिकेटिंग शूज अलग आते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज में, हर एक काम में अलग अलग जूतों का काम है। हमारे पास फॉर्मल शूज अलग है, हमारे पास कैजुअल शूज अलग है। ये इसलिए है बिकॉज हम इसी हिसाब से उन लोगों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब हम बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप खोलने की कोशिश कर रहे हैं, या मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या मार्केटिंग एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों के उस नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जहां पे कि किस हिसाब से ये बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा, किस हिसाब से पहले मैं उस मार्केट को एनालाइज करूं, पहले मैं उन लोगों को एनालाइज करूं, पहले मैं उन प्रॉब्लम को एनालाइज करूं, क्या प्रॉब्लम है। अगर फॉर एग्जांपल किसी एरिया में मैं जा रहा हूं, वहां पे जूते का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, या फॉर एग्जांपल वो लोग क्या करते थे, वो पत्थरों से चीजों को काटते, चाकुओं का वहां पे बहुत ज्यादा डोमेन है, या फॉर एग्जांपल खाने पीने के मामले में उनको
पानी अवेलेबल नहीं है, तो आप ऐसी एक बिजनेस कर सकते हो जहां पे आप उनको पानी कम पैसे में बेच सकते हो। तो ये एक ऐसा डिमांड एंड सप्लाई काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आप बनाओगे। ऐसे बनाओगे बिकॉज आप पहले उनको पढ़ लेते हो, आपको पता है इश्यू क्या है, ये बिजनेस कैसे मैनेज हो सकता है, यहाँ पे ये सारी चीजें कैसे हम कर सकते हैं। इसी तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट, हम जब एरियाज में पढ़ते हैं, जब हम लोगों को पढ़ते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है कि हम कौन से एरियाज में रहते हैं, कौन कौन से डिजास्टर्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देते हैं, यही फिशरमैन की एग्जांपल देते हैं, ये लोग हमेशा इन वाटर बॉडीज के अराउंड में ही रहते हैं। तो आपने देखा होगा हिंदुस्तान में बहुत बार ऐसे न्यूज़ आए, सुनामी की वजह से जो लोग अराउंड में रहते थे वो मर गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनसे पहले अगर हम पहले ही उनको ये चीज समझाने की कोशिश करें कि यार अगर आप डिजास्टर आया है तो उस टाइम आप लोगों को ऐसा करना है, या आप लोगों के जो युग तरीकेकार है इसमें हमने ये चेंज लानी चाहिए, या ये अपग्रेडेशन, या आपको ये ये मॉडर्न इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए, आप लोगों को ये चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे आपको और सेफ्टी मिल सके। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, अगर कोई जंगलों में रहते हैं तो वहां पे वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं, तो हम उनको इस हिसाब से इस डिजास्टर से बचा सकते हैं। फॉरेस्ट फायर्स अगर हुए हैं या कोई जंगली जानवर आपको अटैक कर रहा है तो आप कैसे बच सकते हैं, फॉरेस्ट फायर्स को आप कैसे खत्म कर सकते हैं। ये सारी चीजें जब हम ट्रेडिशनल इल्म के साथ मिलाते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ मिलाते हैं, तब जाके हमारे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एक ऐसा क्या बोलते हैं, एक व्यवहार पेश होता है, एक ऐसा आप डोमेन क्रिएट कर रहे हो जहां पे आप लोगों को फायदा भी पहुंचा रहे हो और साथ साथ में आप नॉलेज भी गेन कर रहे हो। उसके बाद आता है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये भी एक क्या बोलते हैं डोमेन है एंथ्रोपोलॉजी का, जो कि एक बड़ा डोमेन है एंथ्रोपोलॉजी का। लेकिन स्कोप की जब हम बात करते हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ज्यादा स्कोप है। हम डीएनए एनालिसिस करते हैं, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन पेलियो कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, हम इंसान के बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, हम ऑस्टियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, हम इंसान के जिस्मानी बशरियात के बारे में पढ़ते हैं। ये वो सारी चीजें हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता जाऊं, हमारे पास क्रोमोसोमल एबरेशंस होते हैं, बहुत सारे बच्चों में आप देखोगे टर्नर सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। ये सारी चीजें बेसिकली हम कैसे पढ़ रहे हैं, हम ये बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से पढ़ रहे हैं। और यही डोमेन्स, यही चीजें फिर लास्ट मोमेंट पे फिर अप्लाई करते हैं, यार ये जो नॉलेज है ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज के ठीक होने के लिए। इस चीज में ठीक होना इस तरीके से हो सकता है, अगर इसमें क्रोमोसोमल एबरेशन है तो हम जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं, हम जेनेटिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं, हमारे पास डीएनए एनालिसिस कर सकते हैं, हम डीएनए को चेंज कर सकते हैं, हम डीएनए को ट्रिगर कर सकते हैं, हम एज अरेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास बीटी क्रॉप्स वगैरह वो सब देखोगे। ह्यूमंस के ऊपर हम कैसे ये बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हमारे पास इसका एक स्कोप बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम किस तरीके से अपने पास्ट, अपने अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी हम एंथ्रोपोलॉजी को घुसा रहे हैं, किस तरीके से हम वजूद में आए। अगर हम 10 साल, 10,000 साल, 20,000 साल पहले इस दुनिया पे थे, जैसे हम हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जैसे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, ये सारी चीजें हम कैसे दर्शाते हैं। हमें पता लग रहा है कि यार ये लोग इस तरीके से इस जिंदगी गुजार रहे थे, इनके पास एक ग्रेट बाथ हुआ करता था। आप लोगों ने वो इन मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, क्या नाम है उसका, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में आप देखोगे किस तरीके से उन लोगों ने एक रिकंस्ट्रक्ट किया है उस मोहनजोदारो सोसाइटी को, किस तरीके से वो एक यूनिकॉर्न को समझते थे कि वो हमारी डाइटी है, किस हिसाब से वो जिंदगी गुजारते थे, ट्रेड कैसे होता था, किस हिसाब से वो अपनी लाइवलीहुड अप्लाई करते थे। ये सारी चीजें हम असल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, कहाँ पे, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो अब जाके इसकी अहमियत क्या है। एंथ्रोपोलॉजी की अहमियत अगर आप देखोगे बहुत जगहों पे है। ये मैंने बोला कि हमारे पास जो 4 डोमेन्स हैं, हमारे पास जो क्या कहते हैं, इंसानों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हम बायोलॉजिकल बीइंग भी पढ़ते हैं, सोशल बीइंग भी पढ़ते हैं, लिंग्विस्टिक बीइंग भी पढ़ते हैं, और साथ साथ में आर्कियोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आजकल तो इसमें प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, विजुअल एंथ्रोपोलॉजी, पेलियो एंथ्रोपोलॉजी, बहुत सारी चीजें ऐड होती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता और चीजें हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं। यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस हमें ये है कि हम इंसान के बारे में पढ़ते हैं, हम इंसान के उन कल्चरल कोनोटेशंस के बारे में पढ़ते हैं, हमें इंसान के उस कल्चर का एहसास लगता है, हम लिटरेचर को और इंक्रीज करते जा रहे हैं, बिकॉज हम बहुत सारे साइंटिफिक तरीके में आगे चले गए।
और यहीं पे हम इंसानों को समझने में भी हमें बहुत कुछ योगदान मिला है। हम एंथ्रोपोलॉजी से इंसानों को पढ़ते हैं, हम एंथ्रोपोलॉजी से अपने आप को पढ़ते हैं। ये एंथ्रोपोलॉजी ऐसा है कि जैसे मेरे सामने एक शीशा है, मैं खुद को पढ़ रहा हूँ, मुझे खुद के बारे में जानना है, मैं खुद कहाँ से आया, मेरा ये एथनिक क्लासिफिकेशन क्यों है, मैं ऐसे कलर का क्यों हूँ, मेरे ये क्या बोल रहे हैं बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे क्यों है, मैं ही डिफरेंट क्यों हूँ बाकी एनिमल्स से, मेरे पास ही लैंग्वेज क्यों है, क्या रीजन है में ये सारी चीजें हैं। ये एक सिग्निफिकेंस क्रिएट करता है। हर एक डोमेन का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां से हमें उसकी सिग्निफिकेंस से पता चल रहा है यार हम ओरल हिस्ट्री जहां बहुत इंसानों या बहुत सारी चीजों के बारे में हम अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जब आप एंथ्रोपोलॉजी की अहमियत को जानने की कोशिश करोगे, यहाँ पे जो एंथ्रोपोलॉजी है उस फील्ड वर्क मेथड को इस्तेमाल करते हुए, वो टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कोशिश करते हैं, हम और कोशिश करते हैं समझने की इस इंसान को, हम और कोशिश करते हैं समझने की इस क्या कहते हैं इसके अतीत की, इसके प्रेजेंट की, इसके पास्ट की। इवन कि हम ये भी बता सकते हैं कि हाँ यार आजकल हमें ये टेक्नोलॉजी इतनी फ्यूचरिस्टिक बनानी चाहिए। हम आईएसएस में गए, हम इंसानों को भेजे, दुनिया खलाव में भेजे, वो क्या था, उसमें भी एंथ्रोपोलॉजी का एक स्कोप था। हम डिजाइन इस हिसाब से करते हैं कि इंसान कंफर्टेबल जिंदगी गुजारे, हम डिजाइन इस तरीके से करते हैं कि हमारा जो इवोल्यूशन है वो किस तरीके से चेंज होता गया। अगर मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, इस सोफा पे बैठा हूँ, ये ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल किस तरीके से हो। अगर मैं आपके साथ अभी मुखातिब हूँ, ये मुखातिब एक कल्चरल सॉरी एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट तो है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इसको ह्यूमनिस्टिक भी बनाना है, इंसानों के इस्तेमाल करने की चीज बनानी है। और इस इंसानों के इस्तेमाल करने की चीज के दौरान मुझे इन दोनों के आपस में एक कनेक्शन बनाना है। अगर मुझे ये इल्म ना हो कि ये सिस्टम में कैसे चलाऊं, ये कंप्यूटर में कैसे चलाऊं, तो फिर क्या फायदा हुआ ऐसी टेक्नोलॉजी का। तो ये इंसान को भी पढ़ना पड़ रहा है और साथ साथ में बाकी चीजें जब हम इन दोनों को आपस में मिला रहे हैं, इन सोसाइटीज को पढ़ रहे हैं, कल्चर्स को पढ़ रहे हैं, हम आवाजों को पढ़ रहे हैं, हम कम्युनिकेशंस को पढ़ रहे हैं, हम बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स में पढ़ रहे हैं आजकल इंसानों के बारे में। इससे हमें इंसान के वजूद के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, इंसान के एहसास के बारे में पता चलता है, इंसान के उस अतीत के बारे में पता चलता है, इंसान के बात करने के तरीके के बारे में पता चलता है। असल में ये इंसान के हर एक पहलू के बारे में बात करता है, हर एक चीज के बारे में बात करता है। इसीलिए इसकी अहमियत इंसान के लिए बहुत ज्यादा है। तो जब हम एंथ्रोपोलॉजी को, जो मैंने अभी समझाया था कि इसकी बहुत सारी अलग अलग शाखें हैं, इसकी बहुत सारी अलग अलग सब डोमेन्स है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास है वो है कि हमारे पास 4 डोमेन्स है, 4 डोमेन्स आर देयर, जो कि मेजर डोमेन्स है। एक जिसको हम फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से जानते हैं, दूसरा जिसको हम सोशल या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं, तीसरा जिसको हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं, और चौथा जिसको हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब चूंकि इनको हम थोड़ा और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले जब हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, इसका वजूद ही इस चीज के साथ हुआ, इसका जो हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, इसका इसका जो अतीत है वो इस बात से उठा कि आप हमें बता दीजिए ये इंसान डिफरेंट क्यों है, इंसानों के जो इसके जो एहसास है, इसकी जो तारीख है, इसके जो ये पहलू है ऐसे है कि ये डिफरेंट क्यों है, ये क्या बोल रहे हैं इसके इसकी जो ओवरऑल फिजियोलॉजी है, ओवरऑल जो इसके बाहरी के इसके जो सामने से देखने वाली चीजें जो है, ये जो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, इसका कद अलग अलग क्यों है, इसका रंग अलग अलग क्यों है, इसके बात करने का तरीका अलग क्यों है, इसके चलने का तरीका भी कहीं कहीं आप देखोगे अलग है, इसके बॉडी स्ट्रक्चर का तरीका कहीं अलग है। ये सारी चीजें हम बेसिकली वेरिएशंस देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह है कि यार इंसान के पास बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। इंसान कहीं पे अलग देखने को मिलता है, अगर आप फॉर एग्जांपल यूरोप में जाओगे तो वहां पे आप एक किस्म के लोग देखोगे, हाँ वो इंसान ही है, वो ह्यूमोसेपियंस ही है, होमोसेपियंस ही है, लेकिन जिस्मानी तरीके से आप देखोगे उनके बालों का रंग अलग होगा, उनके फेशियल कलर्स अलग होंगे, उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है वो अलग से होंगे। इसी हिसाब से फिर आप चाइना में जाओगे, जापान में जाओगे, उन एरियाज में आप देखोगे एक अलग फेशियल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, उनके बालों का रंग अलग होता है, उनके फेशियल कैरेक्टर्स अलग होते हैं। इसी तरीके से आप अफ्रीका में जाओगे, वहां पे लोगों का रंग अलग है, वहां पे लोगों का तरीका अलग है, वहां पे लोगों का जो फिजिकल बीइंग है वो अलग है। तो ये सारी चीजें बेसिकली वजह बनी कि क्या
वजह है इंसान के पास इतने वेरिएशंस देखने को मिलती है, क्या वजह है कि इंसान एक ही इंसान होके भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। तब जाके हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे डोमेन्स जो कि है बहुत बड़े इंसान के बारे में बने, जो कि हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास पेलियो एंथ्रोपोलॉजी है, जहाँ पे हम इंसान के एंशिएंट एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, हम इंसान के पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, हम इंसान को कंपैरेटिव स्टडीज में लेके आते हैं कि किस तरीके से इसका एवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से ये इंसान आजकल के होमो सेपियंस तक पहुंचा, किस तरीके से इंसान में चेंजेस हुई, किस तरीके से इंसान क्वाड्रुपेडल से होकर बाइपेडल चल रहा है, किस तरीके से इंसान एक पूरा एस शेप में आ गया, किस तरीके से इंसान के ये जो वोकल्स है या ये इसकी जो ये प्रोग्मेटिक फेस है, ये आंखें, ये कैसे सामने को आई, ये साइड से लेके सामने की तरफ कैसे आई, ये सारी चीजें आप देखोगे, ये हम पेलियो एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं पेलियो प्राइमेटोलॉजी। पेलियो प्राइमेटोलॉजी में हम बेसिकली इंसान को कंपेयर करते हैं प्राइमेट्स के साथ। आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में हमारे पास मैमल्स वगैरह, प्राइमेट्स वहां पे हम देखने को मिलते हैं कि हम बहुत सारी चीजें प्राइमेट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम प्राइमेट्स हैं। तो प्राइमेट के होने के कुछ अपने कैरेक्टर्स होते हैं, प्राइमेट के होने के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ की फीचर्स होते हैं। तो प्राइमेट होने में जैसे हमारे पास हाथों में डिजिट्स होते हैं, हमारे नाखून होते हैं, हमारे स्टीरियोस्कोपिक विजन होते हैं, ठीक है ना, हमारे पास एक मैंडिबल होता है, हमारे पास दांत होते हैं, हमारे पास इंसिजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, दांतों के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। और यही चीजें हम अपने प्राइमेटों के साथ भी देख रहे हैं। अगर हम मंकीज की बात करें, एप्स की बात करें, प्रोसोमियंस की बात करें, बहुत सारी चीजें हमारी उनके साथ मिलती है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी जो हम करते हैं हमारे प्राइमेट्स के साथ, ये प्राइमेटोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, और इंसान को इसके साथ, उसके इवोल्यूशन को इसके साथ जोड़ना, वो हम प्राइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद ऑस्टियोलॉजी, जो कि एक सेपरेट ब्रांच है, एक साइंटिफिक ब्रांच है, जहां पे हम बोन्स के बारे में बात करते हैं। और यही बोन्स जब हमारे पास फॉसिल्स निकलते हैं, हमारे पुराने फॉसिल्स जो जमीन से निकल के आ रहे हैं, हमारे पास होमो सेपियंस के फॉसिल्स हैं, हमारे पास अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स के फॉसिल्स हैं, वो सारे फॉसिल्स को हम पढ़ लेते हैं। और उसके लिए हमें इंसानों की क्या बोलते हैं, इंसानों के बोन्स के बारे में पढ़ने की बहुत जरूरत है। तब जाके हम जान सकते हैं कि यार ये इसका फीमर का बोन है, ये इसका पचीला है, ये इसका क्या बोल रहे हैं डिजिट्स हैं, ये इसके अल्ना है, ये इसके रेडियल बोन्स है, या ये इसका क्या बोलते हैं पेल्विक बोन है, जिससे हमें पता लगा सकता है कि ये फॉसिल किस तरीके से चल रहा है। क्या ये फॉसिल क्या बोल रहे हैं क्वाड्रुपेडल था, क्या ये फॉसिल जो हमारे पास ये बाइपेडल वॉक कर रहा है, क्या ये बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा है, या ये बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सामने की तरफ गिर रहा है। ये सारी चीजें हम बेसिकली ऑस्टियोलॉजी की मदद से ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इंसान का ही एक और हिस्सा है जिसको हम ह्यूमन जेनेटिक्स के नाम से पहचानते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स में हम इंसानों के जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स दो टर्म से बना है, एक है ह्यूमन, दूसरी जेनेटिक्स। क्योंकि जेनेटिक्स हम पेड़ पौधों का भी पढ़ सकते हैं, जीन्स हम एनिमल्स का भी पढ़ सकते हैं, जीन्स हम इंसेक्ट्स का भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करते हैं, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक्स ऑफ ह्यूमंस ओनली। हम इंसानों के ही जेनेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम बस इंसानों के एहसास, इंसानों के जीन्स, इंसानों के डीएनए के बारे में बात करते हैं। ये भी हम और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, जहां पे हम डीएनए को और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम जीन्स को और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, जहां पे हम इससे पहले तो हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की पहले बात करते हैं, जहां पे एक इंसान के कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं, कौन सा कैरेक्टर इसका डोमिनेंट है, कौन सा कैरेक्टर इसका रिसेसिव है, कौन सा कैरेक्टर इसका किस तरीके से आगे जा रहा है, ये हेरिडिटी कैसे आगे जा रही है। इसी तरीके से पॉपुलेशन जेनेटिक्स की हम बात करते हैं, ये पूरी पॉपुलेशन में ये जीन पूल कैसे बना है, कौन से जीन पूल में सबसे ज्यादा कलर, कौन सा वाला जीन सबसे ज्यादा वाइब्रेंट है, कौन सा वाला जीन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी हमारे जो बाल होते हैं वो सिल्की है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को पढ़ते हैं कि कौन से वाले जीन्स किस तरीके से आगे जा रहे हैं, कौन सा वाला जीन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, कौन सा वाला जीन एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, जेनेटिक शिफ्ट हो रहा है। ये सारी चीजें हम
इस जेनेटिक पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी में, और जब हम फिर इसी डीएनए मॉलिक्यूल को, इस इंसान को मॉलिक्यूलर लेवल तक लेके जा रहे हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ये हमारे पास लिपिड्स हैं, ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, इनको हम मॉलिक्यूलर लेवल तक जब पढ़ लेते हैं, इंसान को और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे पास अगर एक आपने सुना होगा एटम, एटम होता है, उसमें भी अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से हम इंसान के इस वजूद को और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक सेल है, उस सेल में अंदर फिर हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनेलीज होते हैं, उन सेलुलर ऑर्गेनेलीज में और अंदर से आप देखोगे उनका एक अपना मेकअप है, वो खुद किसी चीज से बने हुए हैं। उन चीजों तक जब हम मॉलिक्यूलर लेवल तक जाते हैं, तो वहां पर हम मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ह्यूमन वेरिएशंस है, जहां पे हम इंसानों को और अलग अलग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह है, क्या वजूहात ऐसे बन रहे हैं जिसकी वजह से हम इंसानों को और डाइवर्सिफाइड तरीके से हम पा रहे हैं। हर एक अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। हमारे पास ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जहां पे हम इंसानों को डेवलप होता हुआ देख रहे हैं, ग्रोथ करते हुए देख रहे हैं। हमारे पास बच्चा है, ये कैसे डेवलप हो रहा है, ये कैसे ग्रो हो रहा है, इसके बॉडी ऑर्गन्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, क्या फेजेस हो रहे हैं, किस तरीके से हमारे पास जो नेटल फेज हो रहा है या पोस्ट नेटल फेज हो रहा है, या जन्म के बाद उसकी क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, जन्म से पहले हमें क्या हो उसके बारे में हो रहा है। उसके बाद ह्यूमन इकोलॉजी, इस इंसान का इस इकोलॉजी के साथ, इस एनवायरनमेंट के साथ क्या कनेक्शन है, किस तरीके से ये अपने आप को इसके साथ वाबस्ता रखता है। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, जहां पे हम फोरेंसिक्स में, जहां पे हम डीएनए, जहां से फिंगरप्रिंटिंग, जहां पे ये सारी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डीएनए एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ब्लडिंग के बारे में बात करें, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हर एक चीज जो कि इंसान की ही वाबस्तगी में आती है। डेमोग्राफी, हम पॉपुलेशंस को पढ़ते हैं, किस तरीके से ये पॉपुलेशन एक जगह पे दूसरी जगह पे कैसे आ रहे हैं, ये पॉपुलेशंस कैसे अपने आप को सेटल्ड स्ट्रक्चर्स में लेके आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। सो आज के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आप यहाँ पे आए, और आगे वाले लेक्चर्स में हम और डिटेल के साथ फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल सारी चीजें या लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को दर्शाएंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपका शुक्रिया, थैंक यू।